And look at the IT move, 9% this week. And we're just done with 3 days. Just done with 3 days, and IT clearly is the outperforming sector of. पिछले एक महीने में इंडिया का जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, जिसमें इंडिया के लीडिंग आईटी कंपनीज हैं, वो 21% से बढ़ा है। जैसे ये बढ़ा है तो मैं देख रहा हूँ ट्विटर, रेडिट, यहाँ पर एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि क्यों ये बहुत बढ़िया टाइम है आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि आईटी स्टॉक्स मतलब अगर आप देखेंगे तो ये 20% बावजूद भी ईयर ऑन ईयर अभी भी ये 30% गिरे हुए हैं। ये इनफैक्ट पिछले 4-5 सालों में बिल्कुल जीरो रिटर्न्स इन्होंने दिया है, बिल्कुल फ्लैट है। और साथ ही इसके साथ क्या हो गया ना कि पूरी दुनिया में एआई बबल बर्स्ट होने लगा है। आप देखोगे कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट, इनफैक्ट यूएस में भी जो सेमीकंडक्टर कंपनीज वो गिर रही है। एनवीडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी, उसे अभी एप्पल ने पिछाड़ दिया है, जिसके चलते लोगों का अब ये भी मानना है कि एआई बस बबल था और कुछ नहीं था और अब आईटी के दिन वापस आएंगे। मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए 2 चीजें, ये दोनों देखने के बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको सही में आईटी स्टॉक्स की तरफ पर्टिकुलरली इंडिया में जाना है या फिर नहीं। और डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगा कि जिस तरह का माहौल बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बन रहा है आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, उससे पहले थोड़ा आपको इन 2 चीजों के बारे में बता दूं ताकि आप मिसगाइड ना हो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी बातें हो रही है कि शेयर प्राइस क्यों बढ़ रही है, तो कहना है कि Q1 में रिजल्ट्स काफी बढ़िया थे आईटी कंपनीज के और इनका बिजनेस वापिस अभी इनके पास आया है। टेम्पररी बस नाम था एआई का, इसलिए वो जा रहा था, लेकिन अभी नहीं जा रहा है और बहुत बड़ा बिजनेस इनके पास आ रहा है। इज इट रियलिटी? तो उसे देखते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज को मैं लेकर आया हूँ, 1 बाय 1 सभी का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन डेटा दिखाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब देखिए कोई भी आईटी कंपनी किस तेजी से आगे बढ़ेगी, ये मुझसे आपसे बढ़िया जानते हैं उस कंपनी को चलाने वाले लोग, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो होता क्या है कि जो भी आईटी स्टॉक्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली आईटी में ये बहुत कॉमन है, वो या तो आपको क्वार्टरली गाइडेंस देते हैं या फिर अगले साल का गाइडेंस देते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनीज होती है विप्रो जैसी, जो क्वार्टरली गाइडेंस आपको देती है, यानी अगले क्वार्टर में रेवेन्यू हमारा क्या हो सकता है, प्रॉफिट क्या हो सकता है, पहले ही आपको आइडिया दे देते हैं। और जो बाकी कंपनीज है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये जनरली आपको अगले साल, अगले एक पूरे साल का डेटा आपको बताते हैं कि ये कुछ हमारा रेवेन्यू हो सकता है अगले 1 साल में और ये कुछ हमारा प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है कई बार कि कोई भी मैनेजमेंट कितना भी कॉन्फिडेंटली क्यों ना कहे कि हमारे लिए ये साल लेट से 10% की ग्रोथ होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 10 ही होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, हर क्वार्टर के बाद उसको रिव्यू करते हैं गाइडेंस को कि हमने क्या गाइडेंस दिया है, अच्छा 10%, लेकिन पहला क्वार्टर तो काफी खराब था तो हमें नहीं लगता कि 10% अचीव होगा, तो ये फिर उसे रिवाइज करते हैं, फिर बोलते हैं 8% ही होगा ये साल। पर कुछ इस तरह से आईटी कंपनीज इंडिया में चलती है विद द गाइडेंस और धीरे धीरे वो रास्ता बताते रहते हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारे ये कुछ ग्रोथ होने वाला है। और इतनी ट्रांसपेरेंसी मैं आपको बता दूं और किसी सेक्टर में नहीं है, किसी भी नहीं। आप बैंकिंग सेक्टर देख लो, ऑटोमोबाइल देख लो, कोई इतनी क्लैरिटी नहीं देगा जितनी आईटी स्टॉक्स यहाँ पर आपको देते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी बात इनकी बिल्कुल है और जरूर उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर आते मेन मुद्दे पर, जहां पर लोगों को लग रहा है कि एआई बबल बर्स्ट हुआ है तो आईटी कंपनीज को बड़ा काम मिल रहा है। लेट्स सी आईटी कंपनीज क्या कर रही है अगले 1 साल के बारे में, अगले नेक्स्ट क्वार्टर के बारे में, क्योंकि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है अभी आया 10-15 दिन पहले, जून क्वार्टर का। सो वी हैव अ वेरी लेटेस्ट डेटा, देखते जाइए। सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इन्फोसिस से शुरुआत करते हैं। इन्फोसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 1% रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी पिछले मार्च क्वार्टर से कंपेरेटिवली 1% रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और ईयर ऑन ईयर देखें, यानी पिछले साल के जून क्वार्टर से इसे कंपेयर करें तो 2.6% से ये बढ़ा है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। अब ये कांस्टेंट करेंसी क्या होता है ये भी मुझे यहाँ पर थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। देखिए जो आईटी कंपनीज इनका बिजनेस है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि नॉर्मल बिजनेसेस का क्या है कि आप इंडिया में बिजनेस करोगे, रुपये में ही बिजनेस होगा, तो इनका कोई कांस्टेंट करेंसी से लेना देना नहीं। लेकिन जब आपका पूरा बिजनेस, लगभग पूरा बिजनेस बाहर से आता है तो ऐसे में करेंसी फ्लक्चुएशंस का आपकी अकाउंटिंग पर इंपैक्ट होता है। लेट से रुपये गिरता है तो आपको फायदा मिलता है क्योंकि आप अल्टीमेटली डॉलर में पैसा कमा रहे हो, तो जितना डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा उतना ज्यादा आईटी कंपनीज को फायदा मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की बैच अभी 2 दिनों बाद जो शुरू होने वाली है उसकी ऑफर का आज आखिरी दिन है। 3 महीने का ये कोहॉर्ट है जहां पर हम आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा स्टॉक एक्चुअल में अंडर वैल्यूड है और कौन सा ओवर वैल्यूड है। जैसे आज के केस में परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करें सो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। ग्रोथ तो अच्छी है 20%, बट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड। हाउ टू फिगर दैट आउट? What I feel is little bit overvalued, but how did I calculate that? तो ये सारी चीजें आप प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख के खुद भी कर सकते हो। अब यूएस में ये काफी कॉमन है, लगभग वहाँ पर सभी को आता है क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई, हमने इंडिया में देखा तो कोई नहीं था, जिसके चलते हम पहले बने जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट इंडिया में स्टार्ट किया और आज तक हम 2000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टर बना चुके हैं। तो आज हमारी अगस्त मंथ के वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट बैच का आखिरी दिन है एडमिशन का। बहुत ही रेयरली हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट्स रखते हैं।
तो इस ऑफर का और डिस्काउंट का जरूर फायदा ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो सी यू देयर इन वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट। तो यहाँ पर अगर हम पिछले एक साल का डेटा देखें तो ये जो रेवेन्यू है ये कांस्टेंट करेंसी है, यानी एक्चुअल बिजनेस वाला रेवेन्यू है। कितना बड़ा है इन्फोसिस के लिए? क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% से और ईयर ऑन ईयर 2.4% से। टीसीएस के लिए मैं देखूं तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.4%, ईयर ऑन ईयर 3.2%। अगेन कांस्टेंट करेंसी, इसमें करेंसी फ्लक्चुएशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें करेंसी फ्लक्चुएशन ऐड कर देता हूं, नंबर्स बदल जाते हैं। कितने बदल जाते हैं तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये डेटा हो जाता है। अब टीसीएस की ग्रोथ कितनी थी कांस्टेंट करेंसी पर? 3.2%। लेकिन जैसे ही करेंसी, क्योंकि करेंसी हमारी लगभग 10% से गिरी है पिछले एक साल में। अब आपको एक चीज ये भी बता दूं कि अभी जो 10% से गिरी है करेंसी, तो अकाउंटिंग में बेसिकली कंपनी को फायदा ही मिला है 10% का। तो इसलिए नेट इनका रेवेन्यू जो ग्रोथ है आपको 3.2% नहीं दिखेगी, क्योंकि करेंसी बहुत ज्यादा गिरी है। तो ये 13.9% की ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखेगी ईयर ऑन ईयर टीसीएस के केस में। इन्फोसिस की एक्चुअल ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर 2.4% जैसे मैंने कहा। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मली देखेंगे, कांस्टेंट करेंसी नहीं, करेंसी फ्लक्चुएशन के साथ, तो वो हो जाती है 14%। सेम इज द थिंग फॉर एचसीएल टेक्नोलॉजी, जिसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.5% और ईयर ऑन ईयर 2.6% से बढ़ा है, मात्र 2.5%। लेकिन करेंसी फॉल की वजह से इनका रेवेन्यू इस साल चला गया 13.9% पर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ पर विप्रो की है। विप्रो ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइडेंस कितना दिया होगा? -2% टू 0%, यानी जितनी ग्रोथ है उतनी या तो 2% कम ये हमारा रेवेन्यू हो सकता है अगले क्वार्टर का कांस्टेंट करेंसी पर। करेंसी फ्लक्चुएशन क्योंकि कंपनीज के हाथ में नहीं होते तो उसके बारे में वो जनरली बात ही नहीं करते। दे ऑलवेज टॉक इन द टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी। तो यहाँ पर विप्रो ने ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 0.9% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि जितना वो गाइडेंस दे रहे थे उस हिसाब से बराबर भी थी। लेकिन इस करेंसी क्योंकि बहुत ज्यादा गिरी है तो इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कितना बड़ा होगा? 10.7%। ये खुद कंपनी के लिए भी काफी शॉकिंग नंबर्स चल रहे हैं एक्चुअल में। माल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। और टेक महिंद्रा का देखें तो इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस नंबर वाइज टेक महिंद्रा की चल रही है। 6.6% की ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स पर, जो रुपये एडजस्टमेंट के बाद हो जाती है 17.7%। अब यहाँ पर मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या होगा कि हमें क्या फर्क पड़ता है, करेंसी फ्लक्चुएशन से आए या फिर बिजनेस से आए। अगर नंबर्स इतने अच्छे हैं 13, 14, 15% के, तो फिर क्या गलत है? आई मीन थिंग्स आर गोइंग रियली वेल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर बीच में बताना चाहता हूँ बिफोर गोइंग अहेड। और भी कुछ नंबर्स हैं मेरे पास दिखाने के लिए। देखिए इंडिया का अगर आप हिस्ट्री देखोगे करेंसी फॉल का, तो पिछले 15-20 साल में हमारी जो करेंसी है ऑन एन एवरेज 2.7% से 3% के बीच ऑन एन एवरेज गिरी है कंपाउंडेड सालाना। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ साल ये 10-15% से गिरी है, कुछ साल थोड़ी सी बड़ी है या फिर बिल्कुल नहीं गिरी। इस तरह से ये एवरेज होते होते 2.7 to 3% माइनस में चल रही है। ऑल्दो वी अंडरस्टैंड कि अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें या फिर रुपी की बात करें तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो रुपी के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि हमारा रुपी बहुत ज्यादा पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग भागेगा। ऐसा होने की चांसेस बहुत कम है। रहेगा तो ये मतलब मेरे एस्टिमेट्स के अनुसार नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन हर साल ये इतना नहीं गिरेगा जितना इस साल गिरा है। इस साल बहुत सारी एक्सट्रीम चीजें हुई है। क्रूड ऑयल का इंपैक्ट था, FIIs सारे उठ के भाग गए, FDI भी नहीं आया, तो डॉलर हमारे पास आया ही नहीं और जो था वो चला गया, जिसकी वजह से रुपी एक्सट्रीमली फॉल हुआ है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हर साल 10% से गिरता रहेगा और फिर 2-3% की ग्रोथ आपको 12-13% की ग्रोथ दिखेगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि जब जब करेंसी में अचानक एक साथ बहुत ज्यादा फॉल आता है तो फिर काफी टाइम तक जो करेंसी है वो शांत बैठती है। ऑलरेडी इट हैज फॉलन अ लॉट। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा नहीं, गिरेगा जरूर, लेकिन एक्सपेक्ट करना कि इतना ही गिरेगा 10-10% से, तो वो काफी खराब एस्टिमेट्स होंगे। तो इसीलिए अगर हम इसे नॉर्मल बात करते 3-5% जो नॉर्मल चल रहा है, हम 1% बढ़ा कर लेते, मान लो 1-2%, 5% भी ले ले और 2-3% के एक्चुअल ग्रोथ को देखें, तो इनका रेवेन्यू जो ग्रोथ रहेगी वो 8%, 7-8% के आसपास रहेगी, जैसा मुझे लगता है, जो कि FD का रेट है फिलहाल। तो अगर उस कंपनी को हाई PE कमांड करना है, अभी इनका एवरेज PE निफ्टी IT इंडेक्स का आई थिंक 17-18 के आसपास आ गया, जो पहले काफी ज्यादा था, मतलब ये 24-25 के आसपास भी था, लेकिन काफी ज्यादा गिरा है। और ना कि सिर्फ पी गिरा है, पी गिरने का एक मेन कारण ये भी था कि प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि जिस तरह से शेयर प्राइस ये पिछले एक महीने में 21% से बढ़ी है, ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको फिर से सोचने की जरूरत है। क्योंकि एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूँ, जो मिस्टर बेंजामिन ग्राहम हमें बताते हैं, जो बार बार हमें रिमाइंड भी करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन एंड इट इज लाइक अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। वेइंग मशीन मतलब जो धंधे की ग्रोथ है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्योंकि IT बबल बस्ट हुआ है तो बहुत खुश हो गए। अब लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ ये इंडिया में नहीं आया, अच्छा हुआ IT कंपनीज ने AI पर काम नहीं किया, नहीं तो इनका भी बबल बस्ट हो जाता। तो मुझे लगता है वो थिंकिंग भी थोड़ी मतलब नहीं है सही,
क्यों, मैं आपको थोड़ा एक बताता हूँ। बात है 1999 की, .com बबल चल रहा था उस टाइम। इंटरनेट कंपनीज आई, अमेजन, गूगल, ढेरों सारी कई सारी कंपनीज, पेड.com, ऐसे जो भी .com नाम लगाओ, तगड़ा वैल्यूएशन पाओ, ये स्कीम थी। फिर ओवर वैल्यूड हो गया मार्केट, ओवर वैल्यूड होने के बाद मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश होने के बाद फिर कुछ चंद कंपनीज बच पाई, ठीक है। अमेजन देखे तो .com बबल में ही बनी हुई कंपनी है। आप गूगल देखोगे तो उसी टाइम ये उभरी हुई कंपनीज है, 1990s में शुरुआत हुई। लेकिन ये कुछ कंपनीज रही जो मजबूत रही उस टाइम भी जब मार्केट क्रैश हुआ, और उसके बाद एक्चुअल ग्रोथ जारी रही। आज अगर आप देखेंगे तो ये लेजेंडरी कंपनीज बन चुकी है। सिमिलरली जो एआई कंपनीज है, मुझे लगता है कि इसमें और तगड़ा भी बबल आएगा, वो बर्स्ट भी होगा, बट कुछ कंपनीज जो बचेगी वो इतिहास रचेगी। तो क्योंकि देखिए .com बबल आया वो इंटरनेट के बेसिस पर आया। अगर उस टाइम ये कहते कि अच्छा वो इंडिया में नहीं आया, तो फिर इंडिया में इंटरनेट कैसे आता और इंटरनेट कंपनीज कैसे आती। आज इंडिया में जो भी बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज हैं, अच्छे अच्छे वैल्यूएशंस पर चल रही है, बिजनेस तगड़ा कर रही है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मतलब आज आप ये वीडियो देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो ये 20 साल पहले की दुनिया थी कि इंटरनेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, एक्चुअल में देना था, लेकिन कई बार लोग ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनको लगता है जो भी होगा 2 साल में होगा। एक्चुअली थिंग्स टेक ईयर्स, लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। अभी एआई का जो चल रहा है ये तुरंत नहीं होने वाला कि आपको तुरंत किसी को जॉब को रिप्लेसमेंट, अब लोगों ने हवाई फैला दी, फटाफट आपकी जॉब चली जाएगी, ये होगा नहीं। ऑफ कोर्स इट विल मेक यू स्मार्ट, और एआई टाइम टू टाइम स्मार्टर बनता ही रहेगा और आपको भी स्मार्ट बनाएगा, लेकिन इसमें सालों लग जाएंगे। ये तुरंत नहीं होती कोई भी चीज, जो जैसा लोगों को लगता है लोग तुरंत शेयर प्राइस की तरफ दौड़ते हैं। तो इसमें क्योंकि सालों लगते हैं तो इंडस्ट्री मैच्योर होगी, उसके बाद आगे की चीजें होगी। तो ऐसे में ये कहना मेरे हिसाब से तो गलत है बिल्कुल। अच्छा हुआ उन्होंने एआई में इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आपको उसमें जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अजीम प्रेम जी जो विप्रो चलाते हैं, उनके बारे में मैं एक वीडियो में अभी बात करने वाला हूँ डिटेल में, कि कैसे उन्होंने कुछ 11 एआई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से 1-2 ही इंडियन है, बाकी सब बाहर की है। तो ठीक है, अब तक यहाँ तक तो हमें नंबर मॉडेस्ट दिखते हैं। ग्रोथ अगर देखें आईटी सेक्टर के तो ठीक ठाक ही है, काफी उतने कुछ नंबर्स बेटर नहीं है, मतलब जैसा उन्होंने गाइडेंस दिया है वैसे ही है। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है आपको। लेकिन जैसा कि अब लोग बोल रहे हैं कि एआई में अभी क्रैश हो गया, तो उसका सीधा फायदा आईटी कंपनीज को होने वाला है। क्या आईटी कंपनीज के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है? क्या उनके गाइडेंसेस में ऐसा कुछ है? एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो इस क्वार्टर के बाद कई सारी आईटी कंपनीज ने अपने गाइडेंसेस रिवाइज की। जैसे कि अगर इन्फोसिस है तो इन्फोसिस का पहले का गाइडेंस था कि हमारी जो ग्रोथ है इस फाइनेंशियल ईयर में FY27 में वो 1.5 to 3.5% होगी, लेकिन अभी इन्हें लगता है कि जो 3.5% की ग्रोथ है ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने रिवाइज करके 1.5 to 3% लिखा है। वही HCL टेक ने जो गाइडेंस दिया है FY27 का, वो 1 to 4% का है रेवेन्यू का, मतलब मैक्सिमम 4% तक ग्रोथ हो सकती है। उन्होंने अपना जो गाइडेंस है वो वैसा का वैसा ही रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और विप्रो जो है वो पूरे साल का गाइडेंस नहीं देती है, अगले क्वार्टर का देती है। तो Q1 होने के बाद विप्रो ने कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रहेगी अगले क्वार्टर में वो -1.5% to 0.5% होगी। और HCL टेक के मैनेजमेंट का कहना है कि जो पीयर की, मतलब हमारे कंपटीटर्स की एवरेज ग्रोथ है, हम वो या तो मेंटेन करेंगे या तो उसे एक्सीड करेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते, इतना ही उन्होंने बोला है। यानी कि अगर सिंपल सी बात करें तो आईटी कंपनीज को वैसा नहीं लग रहा है जिस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही है। मतलब दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम दी कॉन्फ्रेंस कॉल्स ऑफ दी ऑल द आईटी कंपनीज जो हमने सुनी। अब यहाँ पर कुछ और भी डेटा सामने आया जो ये बताता है कि कैसे एआई बबल का आईटी कंपनीज को फायदा होता है, वो भी डेटा आप सुनिए। तो PwC ने ना एक सर्वे किया 4500 CEOs का, बड़े बड़ी कंपनीज के, कि एआई में आप अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कितना फायदा हो रहा है। तो 50% CEOs ने कहा कि हमें तो कोई रिजल्ट नहीं आया, हमने बस पैसा डाला और पैसा फूक दिया बेसिकली। 32% ने कहा कि ठीक ठाक रिजल्ट थे लेकिन कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। 12% ने कहा कि बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें मिले। सो आउट ऑफ 100 12% ऐसे थे जिन्हें रिजल्ट मिले, बाकी 88% नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। और इसके बाद मेटा और बाकी कंपनीज के स्टेटमेंट्स आए कि हमने जल्दबाजी में 8-8, 10-10 हजार हमारे एम्प्लॉइज कंपनी से हटा दिए, ये बोलकर कि अब एआई उन्हें रिप्लेस करेगी। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि एआई इज नॉट कैपेबल नाउ टू रिप्लेस दोज पीपल, तो अभी हमें वापस उन्हें हायर करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें होने के बाद फिर बहुत सारे लोगों को लगा कि ओके द गेम विल बी बैक टू आईटी कंपनीज। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि कोई भी चीज है मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे 1-2 साल में तुरंत कुछ नहीं होने वाला। इट विल टेक इजीली 4-5-7 ईयर्स। जैसे आप भी अगर नॉर्मली कोई एआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ChatGPT वगैरह, तो ऐसा तो नहीं है कि उसने 100% आपकी जिंदगी बदल दी, 2-4% का इंप्रूवमेंट आया होगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि जो एआई प्लेटफॉर्म है इनकी ग्रोथ अच्छी खासी होगी और उसके बाद धीरे धीरे आपको फायदा मिलेगा, तुरंत तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज तो है जो टेक कंपनीज के, आईटी कंपनीज के मैनेजमेंट कॉल से पता चली कि जो ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-3% समथिंग की, यही ग्रोथ इन्हें मिल रही है। और इनका ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कुछ क्रेजी यहाँ पर होगा और 10-15% की ग्रोथ होगी। तो जब तक रूपी तेजी से गिर रहा है तब तक ग्रोथ आपको नंबर वाइज अच्छी खासी दिखेगी, लेकिन जैसे ही रूपी कम गिरने लगेगा तो ये ग्रोथ आपको जो भी नंबर दिख रहे हैं उससे थोड़ी कम ग्रोथ दिखने मिलेगी। तो इसके लिए आपको
प्रिपेयर रहना जरूरी है, क्योंकि आईटी कंपनीज के मैनेजमेंट से बेटर उस इंडस्ट्री को या फिर उस कंपनी को और कोई नहीं जानता, उनसे बढ़िया एस्टिमेट्स और कोई नहीं दे सकता। और जहां तक हम देख रहे हैं वो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2% बोला और 8% दिया है, 2% बोला है तो 2% ही डिलीवर किया है, थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर शेयर प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों में लगातार आईटी कंपनीज के स्टॉक्स गिर ही रहे। कोई एंथ्रोपिक का प्लगइन आ गया, स्टॉक्स गिर गए, कुछ और एआई में अपडेट आया। अब ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं होगा कि एक प्लगइन से कुछ इंडस्ट्री बदलने वाली इनकी, बिल्कुल नहीं, लेकिन वही है, लोग इमोशनल हैं, फटाफट डिसीजंस लेते हैं। तो मार्केट 3-4 सालों से आईटी में गिर ही रहा है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर रिकवरी हो गई। कुछ लोगों को लगा कि ठीक है, सही वैल्यूएशन ही है, खरीद लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, 7-8% की ग्रोथ वाली कंपनीज आपको चलेगी तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे लगती है कि अगर आपकी कंपनी 8% से ग्रो कर रही है तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म में आपकी शेयर प्राइस ग्रोथ भी वैसी होगी 7-8% की। आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो मुझे लगता है वो एस्टिमेट्स ही आपके फिर बेंजामिन ग्राहम से अलग हो जाएंगे, राइट? कि आप वेइंग मशीन की तरह नहीं देख रहे हो, फिर आप एक एक्सट्रीमली कुछ अलग ही देख रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, HCL, विप्रो इनकी ग्रोथ देखोगे पिछले 5-10 सालों की, तो आपको वही ग्रोथ शेयर प्राइस में दिखेगी जो उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर 8% की ग्रोथ मिल रही है तो यार आपको 6-7% एफडी में मिल रहा है, तो 1% एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए फिर रिस्क क्यों लेना? मतलब व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, वो एफडी की तरह हर साल आपको 6-7 नहीं देगा, किसी साल ज्यादा देगा, किसी साल बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे आईटी कंपनीज का देखे तो बीच में कुछ साल थे जब क्रेजी रिटर्न्स मिले, फिर अभी 2-3 साल है तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से होता है। तो मुझे लगता है कि वो रिस्क लेना वर्थ नहीं है अगर आप सिर्फ +1, +2% की तरफ जा रहे हो। तो मुझे लगा कि ये जो आईटी कंपनीज को क्या लगता है, क्या इनके एक्चुअल परफॉर्मेंस है नीचे कांस्टेंट करेंसी में, वो एक बार आपको बता दूं ताकि आप एक बेटर डिसीजन यहाँ पर ले पाए। और सही में अगर आपको आईटी की तरफ जाना ही है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करें तो वी आर टेकिंग रिस्क, और रिस्क ले रहे तो रिवॉर्ड भी चाहिए। तो ये 1% का रिवॉर्ड इज नॉट सफिशिएंट और वो जस्टिफाई नहीं करता आपके रिस्क को। तो अगर आईटी की तरफ आपको जाना ही है तो देन आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, ऐसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जिसमें वो क्रेजी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको बता दूं तो परसिस्टेंट सिस्टम्स नाम की कंपनी है। ये एक आईटी कंपनी है जो एआई पर काफी ज्यादा बुलिश है, मतलब एआई कॉन्ट्रैक्ट्स लो, एआई की फील्ड में अलग अलग काम ये कर रहे हैं। एंड डिविडेंड भी जो है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और बाकी कंपनीज लगभग 70-80% पैसा डिविडेंड में दे रही है, परसिस्टेंट कंपैरेटिवली कम दे रही है, 30-35% दे रही है पिछले कुछ सालों का डेटा देखे तो। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा है, ग्रोथ भी डबल डिजिट है, 20%+। थोड़े वैल्यूएशन के कंसर्न्स मेरे हिसाब से यहाँ पर है, जो आप अपने हिसाब से देख लेना डिटेल एनालाइज करके, बाद में सही वैल्यूएशन पर आपको लगे और बिजनेस ग्रोथ अगर सेम चलती रहे तो उसका एक एनालिसिस आप कर सकते हो। उस तरह की मतलब ढेरों सारी कंपनीज आपको ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है। और टेक इंडस्ट्री का आपको बता दूं कि टेक इंडस्ट्री हमेशा से इंडिया में रही नहीं है। टेक हैज ऑलवेज बीन लाइव, आई मीन आप देखो आज जो भी इंडिया की लीडिंग टेक कंपनीज है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाती है, वो इंडिया में नहीं है, दे आर ऑल इन यूएस, बाकी कंट्रीज में। तो टेक है तो थोड़ा बहुत आपको अगर पर्टिकुलरली अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड टेक की तरफ ही जाना चाहते हो तो मुझे लगता है फिर आप बाहर के मार्केट भी आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए आफ्टर दिस बबल बस्ट, राइट? तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा कि बाहर क्या टेक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आप चाहो तो कमेंट करके बता देना, इफ यू वांट, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो एज वेल। तो फिलहाल के लिए मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है कि आज भी जो इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनीज है, दे आर नॉट डूइंग री इन्वेस्टमेंट इन देयर ओन बिजनेस। वो कोई एआई में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और जो भी बिजनेस चल रहा है दे आर हैप्पी विद दैट 2-3%, और करेंसी फॉल एडजस्ट करके 7-8% तक ऑन एन एवरेज ही जाएगा। बट दैट इज नॉट वेरी सफिशिएंट टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स और वेरी क्रेजी रिजल्ट्स। तो जो भी सोशल मीडिया पर जो ऊपर से बातें हो रही है उन पर डायरेक्टली भरोसा मत कीजिए, हमेशा डेटा को फॉलो कीजिए और उसके बाद अपनी डिसीजन लीजिए। सो आई थिंक दिस डेटा विल गिव यू मोर क्लैरिटी। आप इसके हिसाब से जो भी आपको सही लगता है, जिसको जो सही लगता है वो अपनी डिसीजन ले सकता है। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, और हाँ, जाते जाते वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। मार्केट काफी गिरा हुआ है और ऐसे टाइम में दिस इज द बेस्ट टाइम। जैसे मिस्टर बफेट कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सो एवरीबडी इज फियरफुल राइट नाउ, मार्केट से सब दूर भाग रहे हैं, एफआई, रिटेल इन्वेस्टर्स, आप ही हो मार्केट में अगर हो तो। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ 2 साल से रिटर्न्स नहीं है, लेकिन ऐसे ही मार्केट में आपको करेज दिखाना होता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने होते हैं और उन्हें खरीद के पेशेंटली बैठना पड़ता है। एंड इफ यू डू दैट सक्सेसफुली यू कैन मेक क्रेजी रिटर्न्स, एंड दैट्स व्हाट हिस्ट्री टेल्स। 2008 में कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, मिस्टर बफेट ने हिम्मत की, ही मेड लॉट ऑफ मनी। 2020 के क्रैश में लोगों ने तगड़ा पैसा कमाया। सो सिमिलरली जब जब क्रैश होता है, जब जब मार्केट डालम डोल रहता है, दैट इज द टाइम जब आपकी स्पेशल एंट्री होनी चाहिए। और ये आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाएगा कि कैसे ऐसे टाइम में अच्छे अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। सो सी यू देयर इन वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट। आखिरी दिन है आज इस एडमिशन का, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इसी तरह के डिटेल रिसर्च के लिए फिनोवेशंस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब हो गया, बेल आइकन हो गया, और क्या करना है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक किस पर कवर करें कमेंट करते रहिए, बिकॉज ये सारे जो टॉपिक्स आते हैं ना, ये आप में से ही किसी ने कमेंट किए हुए हैं टॉपिक्स हैं जिसे हम पिक करते हैं एंड उसी से हम वीडियो करते हैं। हमारा कुछ ऐसा टॉपिक सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है। वॉट एवर यू सजेस्ट वी ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।